जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है, यानी जो डेमोक्रेटिक नहीं है वो चूज करनी है। जैसे व्याख्यान विधि, सामूहिक परिचर्चा विधि, या आपकी प्रोजेक्ट विधि, या कह सकते हैं सहभागी विधि। ठीक है, तो देखा जाए तो जो लेक्चर मेथड है, यानी जिसे व्याख्यान विधि बोलते हैं, ये आपकी प्रजातांत्रिक विधि नहीं है। ठीक है, यानी डेमोक्रेटिक विधि नहीं है। बाकी ये तीनों हैं, ये डेमोक्रेटिक विधि है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है एक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है। ठीक है, जैसे आग्रणता, ज्ञानता, व्यवस्थापनता, अनुक्रियता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ज्ञान। ठीक है, बाकी जैसे आग्रहण, व्यवस्थापन, अनुक्रिया ये संबंधित है। ये क्रेत वाले एवं मसीहा ने दिया था। तो इसमें 5 स्टेप होते हैं, जैसे आर आर वॉक। देखो मैं इंग्लिश की टर्म के अनुसार इसे बताऊंगा कैसे याद रखना है। आर से बनता है रिसीविंग, दूसरे आर से रेस्पॉन्स, वी से वैल्यूइंग जिसे अनुमूल्यन बोलते हैं, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, सी से करेक्टराइजेशन। ठीक है, ये 5 स्टेप होते हैं। देखो रिसीविंग हो जाएगा तो आपका आग्रहण से संबंध है, और आपका रेस्पॉन्स हो जाएगा अनुक्रिया से, जैसे 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है। वी से हो जाएगा अनुमूल्यन, इसमें दे नहीं रखा है। ओ से हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, जो व्यवस्थापन नाम से दे रखा है। ठीक है, और एक होता है करेक्टराइजेशन जिसे बोलते हैं चारित्रिक। ठीक है, ये होते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना, यहाँ पर एक स्टेप जोड़ा गया है सन 2000 या 2001 में। ठीक है, जैसे कॉन्सेप्चुलाइजेशन बोलते हैं, यानी संप्रत्यात्मक, संप्रत्यात्मक। ठीक है, तो ध्यान रखना ये भी परीक्षा में पूछा गया है, यानी ये 6 स्टेप भी बन सकते हैं। ठीक है, तो हमें तो ये पूछा था इनमें संबंधित नहीं है, तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वैसे देखा जाए जो ज्ञान है, आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो संज्ञानात्मक क्षेत्र है, उसका निम्न स्तर निम्नतम स्तर होता है। कौन सा ज्ञान। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। ठीक है, जो शिक्षण का स्तर नहीं है या लेवल वो बताना है। जैसे स्मृति स्तर, तो ये आपके हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है। ठीक है, तो ये तो होता है। अवबोध स्तर, ये आपके मॉरिसन से संबंधित है। ठीक है, और प्रावर्ती, इसे डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस लेबर बोलते हैं, तो ये भी संबंधित होता है। अभिप्रेरणा का स्तर इससे संबंधित नहीं होगा। हमें यही पूछा था शिक्षण का कौन सा स्तर नहीं है, तो वो एक अभिप्रेरणा शिक्षण का स्तर नहीं है। बाकी ये तीनों शिक्षण के स्तर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं फिल इन द ब्लैंक्स के बीच की संगति है, जैसे अनुक्रिया, पशु, पूर्व अनुभव या व्यवहार। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुक्रिया, यानी जो अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच की संगति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि जो प्रगतिवादी है, यानी जो प्रोग्रेसिव सिद्धांतों पर आधारित है वो बताने। जैसे प्रश्न उत्तर, निगमन, आगमन, या समस्या समाधान। ठीक है, जो वैसे देखा जाए तो प्रगतिवादी हुए या प्रगतिशील शिक्षा का समर्थन जॉन भी करते हैं। ठीक है, तो वो आपकी समस्या समाधान से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर हम जाएंगे 4 पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 6वां नंबर क्वेश्चन, तो वो क्या है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी के तत्वों के संबंध में सही है। ठीक है, तो जैसे बारंबारता, विविधता, मौलिकता, विस्तार। देखा जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन में इंग्लिश देखा करो, यानी हम देखेंगे जैसे प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तार। ठीक है, यानी प्रवाह का मतलब फ्लुएंसी, विविधता जैसे इंग्लिश देखो ये लग रही है, तो जैसे फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, और मौलिकता का मतलब हो जाएगा ओरिजिनलिटी, और जो विस्तार का मतलब होता है एलाबोरेशन। ठीक है, जैसा कि आप ऑप्शन देख पा रहे हो, ये 4 नंबर ऑप्शन राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, 7वां क्वेश्चन नंबर क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 4 यानी एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। ठीक है, बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यानी जो आपने और क्या बोलते हैं सेकंड फ्रायड की अगर 5 स्टेज दी थी। ठीक है, जैसे नाम बता पाऊँ मैं आपको, पहली थी आपकी ओरल स्टेज, दूसरी थी आपकी ओरल हो जाए, दूसरी थी एनल स्टेज। क्या थी, एनल स्टेज। तीसरी थी फेलिक स्टेज। ठीक है, और आपकी चौथे नंबर की थी वो थी लेटेंट या लेटेंसी स्टेज, और 5वें नंबर की थी जिसे जेनिशियल बोलते हैं या जेनिटल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, लास्ट स्टेज। तो जो फेलिक स्टेज होती है ना, ये तीसरे नंबर की, यानी
ये आपके तीसरे नंबर की फैलिक स्टेज है, इसके अंदर दो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, एक तो होती है ऑडिपस और एक होती है इलेक्ट्रा। जो ऑडिपस होती है ये आपके बॉय में होती है यानी लड़कों में, ठीक है, और ये प्रेम करते हैं किससे, माता से। और इलेक्ट्रा होती है ये गर्ल्स में होती है, ये अपने पिता से प्रेम करती है। ये इन्होंने फैलिक स्टेज में बताया है, जिनकी उम्र होती है 4 से 6 वर्ष, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही बताया गया है, ध्यान से देखोगे तो, कि 4 से 5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम है। देखो ये स्टेटमेंट है, ध्यान से देखोगे, ये वाला माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित होती है, तो ये आपके ऑडिपस से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गॉड नेम में शामिल नहीं है, यानी जो गॉड नेम नहीं है वो बताना है। जैसे आंशिक क्रिया का नियम ये तो होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये तो कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया से। सादृश्यता का नियम ये तो होता है, बहु प्रतिक्रिया का नियम ये भी होता है, ठीक है। अगर इंग्लिश देखना चाहो तो यहाँ पर देख लो, जैसे कि जो आपका आंशिक प्रक्रिया का नियम है उसे लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। 3 नंबर पर था सादृश्यता का, लॉ ऑफ एनालॉजी और लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। तो ये आपका जो नहीं है वो हो जाएगा लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ठीक है, यानी जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है वो आपका संबंध नहीं है किसी आपके गॉड नियमों से, जो थॉर्नडाइक के नियम है। तो गॉड नियम आपको मालूम होगा, 5 गॉड नियम है, उनमें से 3 यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। बाकी 2 कौन से हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। एक तो होता है आत्मीकरण, बचा हुआ है जो, ठीक है, और एक होता है मानसिक, ठीक है। ये होते हैं 5, ठीक है। तो बता दिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो सकता है, आपका जो भी गाइड है या रेफरेंस जो भी बुक पढ़ते हो वहाँ से ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अध्ययन का अंतरण का उदाहरण होगा। जैसे ऊर्ध्व अंतरण, एक बार इंग्लिश देख लो इनकी, जैसे द्विपार्श्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, धनात्मक अंतरण। देखो उर्दू को बोलते हैं वर्टिकल, क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे देखो, एक सेकंड, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसकी इंग्लिश दे रखी है, देखो वर्टिकल ट्रांसफर, बाइलेटरल ट्रांसफर, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर और पॉजिटिव ट्रांसफर, ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्ध्व अंतरण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगर आप सोच रहे हो पॉजिटिव ट्रांसफर, तो इसका ये मतलब होता है कि कोई साइकिल चला रहा था, उससे वो अगर स्कूटर चलाना सीख जाए तो पॉजिटिव ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि वो स्कूटर तो चलाना जानता था लेकिन कार चलाना सीख गया, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर एक पर, यानी ऊर्ध्व अंतरण, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि संप्रेषण संबंधी अक्षमता है, यानी जो डिसेबिलिटी है वो बताना है किसकी, जो कम्युनिकेशन या संप्रेषण संबंधी, तो वो आपकी जैसे डिसलेक्सिया, तो ये रीडिंग डिसेबिलिटी होती है यानी पढ़ने संबंधित। डिस्कैलकुलिया ये आपके मैथ की जो गणनाओं संबंधी जो डिसेबिलिटी होती है उससे संबंधित होती है। डिस्पेजिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जो आपकी डिस्पेजिया वो संप्रेषण संबंधी अक्षमता होती है। जो डिस्क्राफिया होगी वो आपकी हो जाएगी लेखन संबंधी डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि मंदतमना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। जैसे संबद्धम उपागम, ये तो आपके प्रतिभाशाली बालकों के लिए होता है, प्रतिभाशाली, ठीक है, जैसे गिफ्टेड चिल्ड्रन होता है। उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या ये तो होगी नहीं। व्यक्तिगत अनुदेशन और त्वरण उपागम, तो त्वरण उपागम भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका होगा व्यक्तिगत अनुदेशन, यानी इंडिविजुअल अब इंस्ट्रक्शन देते हो तो वो आपके मंदता मना जो बालक होते हैं उनके लिए बेस्ट रहेगा। इंग्लिश में बोलते हैं मेंटली रिटायर्ड है, ठीक है, कौन से, जो मंदता यानी मंदित मना जो छात्र है, ठीक है, या बालक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12। देखो ये क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है वो बताना है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, विकास मात्रात्मक के साथ एक गुणात्मक भी होती है, यानी हम कह सकते हैं इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा राइट, ठीक है। बाकी ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया, ये ओरिएंटेशन है, ये बात सही है। शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, ये भी बात सही है। वृद्धि एक जैव प्रक्रिया है, ये भी बात सही है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर एक ही था इसका, यानी जो विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया के साथ साथ गुणात्मक भी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि देख पा रहे हो 13 नंबर है कि क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं अभिक्षमता, रुचि, मूल्य या अभिप्रेरणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही, यानी अभिक्षमता जिसे एप्टीट्यूड बोलते हैं। जैसे आपकी जो भी सीटेट की परीक्षा होती है जो कंडक्ट कराया जाता है बोर्ड, ठीक है, जो CBSE बोर्ड है, और आपका जैसे राजस्थान में रीट आपकी
बीएससी एयरपोर्ट कंडक्ट कराएगा। ये इसके अलावा और भी आरपीएससी के एग्जाम होते हैं, तो वो सभी क्या है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, यानी अभिक्षमता मापते हैं ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है। ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मूर्त सक्रियात्मक, ये तो आपकी 7 से 11 वाली है। संवेगात्मक गामक, तो इससे तो संवेगात्मक हो जाएगी, ये आपकी सेंसरी स्टेज है, ठीक है। और औपचारिक सक्रियात्मक, ये आपकी 11 के बाद की उम्र है, 11 के 15 वाली, ठीक है। और पूर्व सक्रियात्मक ये हो जाएगी आपकी 2 से 7, ठीक है। हमें केवल ये ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक पकड़ना है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, आइकॉनिक स्टेज, ठीक है। यानी जो आइकॉनिक स्टेज है, अगर ध्यान दिया हो, एक तो होती है इनएक्टिव, किसकी, ब्रूनर की। इनएक्टिव होती है वो 0 से 2 वर्ष वालों के लिए होती है। एक होती है आइकॉनिक, ये होती है आपके 2 से 7 वर्ष वालों के लिए। और एक होती है सिम्बॉलिक, वो होती है 7 के वर्ष के बाद की, ठीक है। तो हमें आइकॉनिक वो सॉरी हाँ आइकॉनिक पूछी थी 2 से 7। और देख पे ये मैच किससे कर रही है, ये कर रही है आपके जीन प्याजे के पूर्व सक्रियात्मक अवस्था थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर सही है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है, यानी व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है, वो बताना है। जैसे व्यक्तित्व के गुण, जैसे केटल ने बात की है, तरल है, ठोस, 2 प्रकार के बताए थे। हेस आइसेंक ने बताए थे, जो रीट अभी क्या बोलता है 2018 में पूछा है ये क्वेश्चन, किसका, हेस आइसेंक का। इन्होंने 3 प्रकार बताए थे, जिनमें से एक था जो कह सकते हैं वो आपके 2 भागों में बांटा था। एक तो इंट्रोवर्ट, यानी जिसे अंतर्मुखी बोलते हैं, एक होता है एक्जोवर्ट, यानी बहिर्मुखी। तो ये इन्होंने 32 पीएफ वाली प्रश्नावली दी थी, तो ठीक है। उन्हीं में एक प्रकार ये है, कह सकते हैं अंतर्मुखी बहिर्मुखी, ये एक प्रकार में आते हैं। इसके अलावा 2 प्रकार और दे रखे हैं इन्होंने, 3 प्रकार बताए थे, तो ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर ये भी नहीं होगा। हाइड है, ये आपके मनोविश्लेषणात्मक से संबंधित है। ऑल पोट है, ये अभी आपके व्यक्तित्व से संबंधित है, ठीक है। हमने मोटा मोटा ये देखा है, केटल आपके व्यक्तित्व से संबंधित है, एस आइसेंक भी आपके व्यक्तित्व से संबंधित है, और ऑल पोट भी, लेकिन संबंधित नहीं है वो है सेकंड फ्राइड। ये कहता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, इसके अकॉर्डिंग ये मन से संबंधित है, यानी जो चेतना संबंधित उनसे, ठीक है। तो ये आपके व्यक्तित्व से संबंधित नहीं है यहाँ पर। तो हमें यही पूछा था कि व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर। आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है, ठीक है। जो समस्या समाधान में बाधक नहीं है, जैसे चिंता, नकारात्मक मानसिक वृत्ति, सूझ, भग्नाशा। देखो ये चिंता नेगेटिव में ही आ जाएगी, ठीक है। और नकारात्मक मानसिक वृत्ति ये भी आपकी नेगेटिव में ही आ जाएगी। भग्नाशा ये भी आपकी नेगेटिव में आ जाएगी। लेकिन सूझ है, यानी जो गैस्ट्रल वॉल से संबंधित है, या सूझ कह लो, इसे इंग्लिश में दे रखा है इंसाइट, ठीक है। तो ये आपकी कह सकते हैं बाधक नहीं होगी, ये चीज़ों को सोल्व करने के लिए होती है, यानी जो आपके संज्ञान है वो उससे संबंधित है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए ना तो बाधक नहीं है, तो वही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सा एक संवेग है, ठीक है, यानी इमोशन कौन सा है इसमें से, आपको चूज करना है इमोशन यानी संवेग, ठीक है। जैसे कि है आमोद, ध्यान, दीपक, स्मृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आमोद है, ये आपका एक संवेग है, और इसका मूल प्रवृत्ति हो जाएगी वो हाथ से हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिखाई दे रहा है, ये क्या कह रहा है कि FIA, यानी यहाँ पर लिख लेते हैं FIACF, ये कह रहा है के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है। जैसे फ्रेंडर है, मॉरिसन है, हर्बर्ट है, लिक्विड है। तो ये आपने बीएड की हो या BSTC, वहाँ पे देखा हो फ्रेंडर का सिद्धांत था, जो स्टूडेंट और टीचर के जो इंटरेक्ट होता है ना, उनसे संबंधित था। इस नंबर के निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही है, यानी जो आपके प्रश्न कौशल है उसके लिए सही नहीं है। जैसे हाँ अथवा न उत्तर देने वाले, या उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। और ऑप्शन नंबर 2 था सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, यानी संवेदनशीलता विकसित करना। 3 नंबर है प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीके का प्रयोग करना। और 4 नंबर है प्रश्नों को प्रोत्साहन देना। तो इसका राइट आंसर हमें पूछा था कि प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी हाँ अथवा न उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, ये आपके प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं होगा। बाकी ये तीनों हैं 2, 3, 4, ये आपके पॉजिटिव पॉइंट है, तो इनसे तो कोई यानी ये तो संबंध पॉजिटिव से, और जो नेगेटिव था वो एक ही नंबर था, जिससे हमारा राइट आंसर बन के आया है, ठीक है। प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट।
आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है। यानी प्रक्षेपी तकनीक को बोलते हैं प्रोजेक्शन टेक्निक, ठीक है। जैसे निर्धारण, मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार या प्रासंगिक अंतर्गत परीक्षण, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं TAT यानी थेमेटिक अप्रेशन टेस्ट, ठीक है। तो ये कह सकते हैं मॉर्गन ने मुर्रे ने दी थी, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमें प्रक्षेपी पूछी थी केवल, ठीक है। तो तकनीक है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बाकी ये सभी आपके जैसे कि आपने देखा होगा, जो आपके एक तो व्यक्तिनिष्ठ हो जाती है, अप्रक्षेपी विधि में आ जाएगी, और एक व्यक्तिनिष्ठ और एक हो जाती है वस्तुनिष्ठ, आपने देखा हो। तो ये उनके प्रकार हैं ये तीनों, ठीक है। यानी व्यक्तिनिष्ठ को बोलते हैं सब्जेक्टिविटी, और वस्तुनिष्ठता को बोलते हैं आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। तो ये उनके तीनों प्रकार हैं। बाकी हमें पूछा था, उसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, तो उसे कहेंगे। तो हम उसे कहेंगे जैसे उद्भवन, ठीक है। इंग्लिश क्या है, एक बार इधर देख लो, यहाँ पर इसे बोलते हैं इनक्यूबेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लिख रखा है इनक्यूबेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 22 कि बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी। यानी हम जो बोलते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है। तो वो आपकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ध्वनिग्राम। यानी हिंदी में तो ध्वनिग्राम कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे इसे फोनेम्स, ठीक है। फोनेम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 23 कि निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छी ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है, क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं। तो ये तो आपका कह सकते हैं अभिसारी हो जाएगा, अभिसारी, ठीक है। तो ये तो संबंधित नहीं है सृजनात्मकता से। दूसरा ऑप्शन है, इसे इतने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। 3 नंबर ऑप्शन है, इसे कौन बता सकता है। और सही उत्तर बताएं। तो ऑप्शन नंबर बी पे जाओ, इसे कितने तरीकों से आप इसे हल कर सकते हो या इसे प्रेजेंट कर सकते हो, ये कहना सबसे बेस्ट रहेगा सृजनात्मक चिंतन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि सूक्ष्म शिक्षण है, यानी जो आपके माइक्रो टीचिंग है वो क्या है, अवश्रेणीय शिक्षण है, प्रभावशाली शिक्षण है, मूल्यांकन शिक्षण है, वास्तविक शिक्षण है। इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, अवश्रेणीय शिक्षण है। इसमें कम से कम तो शिक्षक कम से कम टाइम दिया जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं स्केल डाउन टीचिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्केल SCLE, स्केल डाउन DOWN, और आपका शिक्षण यानी टीचिंग, इसे बोलते हैं स्केल डाउन टीचिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको मिलान करने थे। जैसे कि सूची ए है वो सूची बी से हमें मिलान करनी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। जैसे हमें इसे डायरेक्टली मिला लेते हैं। जैसे आवश्यक सॉरी, ये है हल। हल किससे संबंधित है, ये आपके हल है, ये है हाँ ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, यानी प्रणोद अवलोकन सिद्धांत से। मैकडूगल आपके मूल प्रवृत्ति से संबंधित हो जाएंगे। फ्राइड आपके मनोविश्लेषणात्मक से संबंधित हो जाएंगे। अब्राहम मैस्लो आपके आवश्यकता सिद्धांत से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो भी ऑप्शन बनेगा वो यही क्रम रहेगा, यानी पहले का रहेगा चौथा, दूसरे का रहेगा दूसरा, तीसरे का रहेगा तीसरा, और चौथे का हो जाएगा पहला। इसमें से देख लो, पहले का होगा चौथा, तो चौथा तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। और फिर आपका दूसरे का दूसरा, तो ये भी है, इसमें ये भी है, आगे है तीसरे का तीसरा, इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, यानी यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है चूज करना था। तो पहला था सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, ये तो होता है। पुनर्वर्ण का सिद्धांत, यानी अच्छा काम करे तो पुनर्वर्ण भी मिलता रहता है, तो ये भी बात सही है। अभ्यास का नियम या सॉरी अभ्यास का सिद्धांत और छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, तो छोटे छोटे पदों का भी सिद्धांत होता है, लेकिन अभ्यास का सिद्धांत नहीं होता है। ये तो आपका प्रैक्टिकल थ्योरी की बात करते हैं, सिंपल प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी जो प्रैक्टिस की है, ये तो आपके थोर्नडाइक से संबंधित है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 3 नंबर। हमें यही पूछा था कि अनुदेशन का मतलब सिद्धांत का प्रकार नहीं है, या अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है थोर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे SOR थ्योरी बोलते हैं, SOR में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे अभिप्रेरक, उद्दीपक, क्रिया, प्रसूत व्यवहार, अंतर्लोध, ठीक है। यानी अभिप्रेरक मोटिव हो जाए, ये स्टिमुलेट हो जाएगा, ये ड्राइव हो जाएगा, तो हम जाएंगे सी नंबर ऑप्शन। ये आपके कहीं ना कहीं स्किन से संबंधित है, क्रिया, प्रसूत व्यवहार, ठीक है। इंग्लिश देख लो इधर,
ये कह रहा है ऑपरेंट बिहेवियर, तो ये आपके स्किनर से संबंधित है। हमें पूछा था थॉर्नडाइक संबंध के सिद्धांत से संबंधित जो SOR थ्योरी होती है सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो वो आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को रॉबर्ट गेने, यानी इनका नाम पूरा है रॉबर्ट गेने ने अपने अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान रखा था, यानी जो निम्नतम स्थान किसका रखा था वो होता है, तो वो आपका संकेत अधिगम हो जाएगा। अगर उच्चतम पूछता है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाता है, समस्या समाधान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतराव चढ़ाव उदाहरण है, जैसे पुनर्बल कौशल का, समापन कौशल का, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का या प्रस्तावना कौशल का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का, ये उदाहरण हो जाएगा उतराव चढ़ाव आवाज़ के साथ करना। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है निम्न में से कौन सा संप्रेषण का प्रक्रिया का तत्व नहीं है, यानी जो कम्युनिकेशन है उसका संबंध नहीं है वो बताना है। प्रतिपुष्टि ऑप्शन पहला था, प्रतिपुष्टि से, पुनर्बलन से, माध्यम से, अंतःक्रिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो पुनर्बलन से कोई संबंध नहीं होता है, किसका, आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने जो भी क्वेश्चन 30 थे आपके ये आपके CDP संबंध वो कर लिए। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये आपका एक गद्यांश है, 31 नंबर से लेके 37 तक इस गद्यांश के आधार पर आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन ग्रामर संबंध पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व करना होता है। तो देखते हैं, जैसे कि हिंदी का 31 नंबर क्वेश्चन बना है कि प्रमुखापेक्षता का अर्थ क्या है। ठीक है, जैसे कि दूसरों से आशा रखना, ठीक है, पराय मुख का अच्छा लगना, पराय मुख की अपेक्षा करना, या ईश्वर का मुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरों से आशा रखना। ठीक है, यानी परमुखापेक्षता का अर्थ होता है दूसरों से आशा रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, जैसे कि सेवा, भाषा, प्रयोग या हिंदी। हमें क्या पूछा है कि इसमें स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो देखो सेवा स्त्रीलिंग हो जाएगी आपकी, भाषा भी हो जाएगी स्त्रीलिंग, हिंदी भी हो जाएगी, लेकिन प्रयोग है वो आपका एक पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर है 33 कि गद्यांश में प्रयुक्त अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है, यानी अर्थ माने आशय होता है, अर्थ माने मतलब भी होता है, और अर्थ माने अभिप्राय भी होता है, लेकिन अर्थ का अर्थ नहीं होगा वो बताना था, तो वो धन होगा, यानी अर्थ का अर्थ, यानी अर्थ शब्द का अर्थ धन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर कि कौन सा शब्द एक वचन है, तो इनमें से चूज करना है हमें एक वचन कौन सा है, जैसे विचार, विचार से विचारों बना है, भाषा से भाषा बना है, अच्छे और मनुष्य, तो हमें क्या बताना है, केवल एक वचन, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छे एक वचन शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कीमत का बहुवचन है, कीमती, कीमतों, कीमतों और कीमत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन है, यानी कीमतों है वो आपका कीमत का बहुवचन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 36, जैसा कि आप देख पा रहे हो माध्यम का बहुवचन होगा, तो जैसे कि मध्यमा, माध्यमिक, मध्यम और माध्यमा। ठीक है, तो माध्यम का बहुवचन होगा तो वो माध्यम से ही फिट बैठ रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अच्छे निधि का अर्थ है विनाशय का, विनाशय रूप, 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है इसमें, एन बी किसी का नाम, कभी खत्म न होने वाली संपत्ति, रोग रहित निधि। तो हम जानते हैं इस अच्छे निधि का अर्थ होता है कभी खत्म न होने वाली संपत्ति, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार एक और गद्यांश दे रखा है जिसे पढ़कर 38 से लेकर 44 तक ग्रामर संबंधी क्वेश्चन इससे भी हमें छाटने होते हैं, तो एक बार गद्यांश को देखना फिर उसके बाद देखते हैं। जैसे कि 38 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से तत्सम शब्द है, इसमें से हमें चूज करना था तत्सम, जैसे जमीन, शून्य, खुद, मजबूत, तो इसका राइट आंसर शून्य है ना, वो एक आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, यहाँ पे हमें यही चूज करना था। क्वेश्चन नंबर है 39, यानी निम्न में से विदेशी शब्द बताओ आप, यानी विदेशी शब्द चूज करना है इसमें, जैसे पीढ़, खंड, तालाब और खुद। तो देखा जाए तो इसमें 2 शब्द इसके विदेशी बन रहे हैं, एक तो बन रहा है आपका तालाब और एक बन रहा है खुद, ये दोनों क्या हैं, विदेशी शब्द हैं, हमें यही पूछा था ना, विदेशी शब्द है, तो आपके ये दोनों विदेशी शब्द हो जाएंगे, तालाब एवं खुद। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जमीन का पर्यायवाची नहीं है, जैसे कि पृथ्वी, ये तो जमीन का हो जाएगा, धरती भी जमीन का पर्यायवाची हो जाएगा,
और धरणी भी आपका ज़मीन का पर्यायवाची हो जाएगा, लेकिन पिटअप जो है वो आपके ज़मीन का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि जीवित का विलोम क्या होगा। जीवित का विलोम अजीवंत, अस्थिर, अजीवित, मृत। हम अगर ऑप्शनों की बात करें तो हम जीवित का देखेंगे विलोम तो हो जाएगा मृत, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 था कि कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है, यानी ये कह रहा है कौन शब्द में प्रत्यय नहीं है, जैसे लोगों, पशुओं, सदस्यों, पीढ़ी। ठीक है, तो अब हमें इसमें से बताना है कौन से कह सकते हैं शब्द में प्रत्यय नहीं है। जैसे लोग से बना है लोगों, तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा। पशु से बना है पशुओं, तो इसमें भी हो जाएगा प्रत्यय। सदस्य से बना है सदस्यों, लेकिन पीढ़ी है ना, पीढ़ी से अगर बहुवचन बनाओगे तो आपको पीढ़ियों करना पड़ेगा। ठीक है, यानी पीढ़ियों। ठीक है, तो ये होगा राइट आंसर, लेकिन इसमें पीढ़ी दे रखा है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये हमें इसमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि मिलजुल का समास विक्रय हुआ, तो मिल और जुल द्वंद्व समास हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से अव्यय है, अव्यय जिसका सर्वनाम, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अव्यय शब्द होते हैं। जैसे एक समाज है, खंड है, एक है, व्यवस्था है। तो हम अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो एक है, इसका ना तो कुछ भी नहीं चेंज होता है, ना लिंग, वचन, कारक कुछ भी नहीं चेंज होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए। एक है वो एक अव्यय शब्द माना जाता है। ठीक है, अगला है श्रुत लेख किस कौशल का अधिक विकास होता है, यानी श्रुत लेख से यानी सुनकर लिखने से किस कौशल का अधिक विकास होगा, तो वो हमें बताना था। तो देखो जैसे ये कह रहे हैं श्रवण लेखन, यानी सुनकर के लिखने का विकास अधिक होगा, या वाचन श्रवण, या श्रवण वाचन का, या लेखन वाचन का। तो हम कहेंगे इसमें श्रवण लेखन, यानी सुन करके लेखन करेंगे तो उसका कौशल का अधिक विकास हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है, यानी इनमें से चूज करना है जो अशुद्ध, हमारी जो वर्तनी अशुद्धि होती है उसका एक कारण नहीं है। जैसे लेखन की असावधानी, ये तो होता है। जलवायु, इसे ऑप्शन को छोड़ देते हैं। अशुद्ध उच्चारण भी एक हमारा कह सकते हैं वर्तनी का कारण है। व्याकरण का कम ज्ञान होना, ये भी एक कारण है। तो लेकिन जलवायु है उससे कोई संबंध नहीं है हमारे वर्तनी से, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 था कि अच्छी परीक्षा में आवश्यक है, तो जैसे कि विश्वसनीयता बिल्कुल सही है, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विवेककारता भी होनी चाहिए, हम कहेंगे ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन उपयोगी है विद्यार्थी प्रगति जानने में, विद्यार्थी की कक्षा में उपस्थिति जानने में, विद्यार्थियों के आचरण जानने में, या इन सभी में। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा ना, अगर हम मूल्यांकन की बात करें तो विद्यार्थी की अगर प्रगति जाननी है ना, तो वो ये कहना मूल्यांकन के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है कि यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे। जैसे कि निदानात्मक परीक्षण करेंगे, उपचारात्मक परीक्षण करेंगे, माँ बाप से शिकायत करेंगे, या उसे तर्क देंगे। सबसे बेहतर ये रहेगा कि आप है वो, ये तो मालूम है ना कि वो अशुद्ध लिखता है, तो बेहतर ये रहेगा कि आप उसे उपचारात्मक से चढ़ दें, तो सबसे बेस्ट रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय है, यानी हम कह सकते हैं विधेय का मतलब होता है क्रिया से संबंध, उद्देश्य का मतलब कर्ता से। तो क्रिया क्या है, यानी है के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा चित्रकार है, तो ये पूरा ही आपका क्रिया कह सकते हैं विधेय का विस्तार साथ में सम्मिलित होकर ये कहलाएगा, कह सकते हैं विधेय पूरा कंप्लीट कहलाएगा विधेय, क्योंकि ऑप्शन में और कोई ऐसा है नहीं इसमें जिससे कि हम कह सकते हैं कि ये विधेय है, तो ये कम्प्लीटली विधेय माना जाएगा, यानी क्रिया का जो विस्तार इसके साथ में जुड़ के आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सलमा घर जाती है, तो ये सरल वाक्य सिंपल है ये तो क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि लंका का राजा, यानी लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, तो इस वाक्य में रेखांकित अंश है, जैसे कि विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध और सर्वनाम। तो सिंपल है, आप जानते होंगे रावण तक इसे अंडरलाइन है, तो लंका का तो ये क्या बता रहे हैं, संज्ञा पदबंध हो जाएगा, क्योंकि रावण तक ये है और रावण की विशेषता बता रहा है, और रावण एक क्या है, संज्ञा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा इसका। पार उतरना मुहावरे का अर्थ है, यानी पार उतरने का मतलब होता है वैसे क्रोध कम हो जाना, सॉरी पार उतरना नहीं, पारा उतर जाना, उतरना मुहावरे का अर्थ होगा, वो होगा क्रोध कम हो जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यानी ये पारा है। ठीक है, और आंखें फेर लेना का अर्थ क्या है, यानी आंखें फेर लेना अर्थ होता है, इसका होता है
जैसे दूसरी तरफ देखना, ये तो होगा नहीं, ठीक है। और किसी और को चाहना, ये भी नहीं होगा। उदासीन हो जाना और नाराज़ हो जाना, तो देखो आंखें फेर लेने का होता है उदासीन हो जाना, ये कहना सबसे बेस्ट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 55, कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या होता है? यानी हम इसे कह सकते हैं कि ऐसे बोल सकते हैं कि कोयले का व्यापार मत करना, ये तो होगा नहीं। कोयले की दलाली में हाथ काले, ये भी नहीं होगा। और दलाली नहीं करनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। यानी खराब काम का परिणाम भी खराब ही आता है। तो ऑप्शन नंबर हम डी पे जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि भाषा है, भाषा क्या है? हम कहेंगे ये एक अर्जित संपत्ति होती है, ठीक है। तो भाषा आपने पढ़ा भी होगा, तो यही होता है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय क्या होता है? इसका अभिप्राय होता है सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई और ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ही होगा। अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है शिशु स्तर पर, उच्च स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। इन अनुकरण की विधि की रचना की बात करें तो सबसे उपयुक्त रहेगा कहना कि ये प्रारंभिक स्तर यानी जो प्राइमरी लेवल है उस पर लागू कर देनी चाहिए या उपयुक्त होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपका है 59, विद्यार्थी में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है? जैसे भाषण, सचर्थ का प्रश्नोत्तर, अवलोकन। तो सबसे बेस्ट रहेगा अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करके बहुत जल्दी सीखे, यानी भूमिका अधिक रहती है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कौशलों की संख्या कितनी है? तो वो कौशलों की संख्या 4 होती है, जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना, LSR और डब्ल्यू। इसे इंग्लिश में LSR W भी बोल देते हैं। लिसनिंग और स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। तो इस प्रकार जो भी हिंदी के संबंधित 30 क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं संस्कृत के क्वेश्चन। देखिए अब करते हैं संस्कृत का मॉडल पेपर, ठीक है। ये आपके लिए गद्यांश दिया हुआ है जिसको आपको पढ़ना है, उसके आधार पर हम नीचे दिए गए क्वेश्चनों का आंसर करेंगे। तो आप ध्यान से पहले इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, तेनासु अस संधि विच्छेद स्यात्। तेनासु का संधि विच्छेद क्या है? तेन प्लस असु, तेना प्लस सु, त प्लस इनासु या त प्लस इन प्लस असु। तो इसमें जो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा तेन प्लस असु, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि ददति इत्रत्व वचन वर्तते। आपको इसमें वचन बताना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या फिर अव्यय। तो इसमें जो वचन है वो है बहुवचन, यानी ददाति, दत्त, ददति। पहले आता है ददाति, फिर आता है दत्त, फिर उसके बाद आता है ददति। तो क्या हो गया? बहुवचन हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कि उद्धृत इत्यत्र प्रत्यय वर्तते। आपको उद्धृत में प्रत्यय बताना है। तो इस ये हो जाएगा, देखिए उत प्लस धृत। तो उत आ गया, इसका मतलब हो गया उपसर्ग आ गया। उपसर्ग आते ही कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ल्यप, यदि यस इस रहता है तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गलित नखनयन इत्यर्थ समास वर्तते। इसमें आपको समास देखना है, यानी जिसके नख हैं वो गल चुके हैं। तो तत्पुरुष, बहुब्रीय, अव्ययीभाव या फिर कर्मधारय। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बहुब्रीय। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यह है कि राम रावणम हंति अस्य वाच्य परिवर्तन कर। इसमें आपको वाच्य परिवर्तन करना है कि राम रावणम हंति, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है आपके लिए। पहला है रामेण रावणम हंति, हन्यते, रामेण रावण हन्येत, रामेण रावण हन्येत और राम रावण हन्येत। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी रामेण रावण हन्यते। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एकार से उच्चारण स्थान वर्तते। जो ए है उसका उच्चारण स्थान आपको बताना है, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ या फिर कष्ट नासिका। तो इसका आंसर हो जाएगा कंठ तालु। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये आपके लिए पद्यांश दिया हुआ है, इस पद्यांश को पढ़ लेना आप ध्यान से, उसके बाद आपको क्वेश्चनों का आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कि वश्येंद्रिय इत्यस्य संधि विच्छेद वर्तते। आपको इसका संधि विच्छेद करना है। देखिए वश्य प्लस इंद्रिय, वश्या प्लस इंद्रिय, वश प्लस इंद्रिय और वश्या प्लस इंद्रिय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी वश्य प्लस इंद्रिय, गुण संधि हो जाएगी इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि भूपाद्रथ इत्यर्थ समास वर्तते। भूप
आदृत, इसमें समास आपको बताना है। तो तत्पुरुष, कर्मधार, अव्ययीभाव या फिर बहुब्रीहि। तो इसमें समास हो जाएगा तत्पुरुष यानी भूप से आदृत से ढका हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा, भू से आदृत। चलते हैं अगला क्वेश्चन कि योगी इत्रत प्रत्यय वर्तते। योगी में आपको प्रत्यय बताना है कौन सा है। तो डेनी, इन, ई या फिर गी। तो इसमें जो प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा डेनी प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 10वां चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है कि अंतिम पंग तो अलंकार वर्तते। आपको इसमें अलंकार बताना है, अनुप्रास, यमक, श्लेष या फिर उपमा। तो क्योंकि शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है अक्षरों की, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 यानी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, जननी जन्मभूमिश्च अपगर्यसी। तो अगर आपको इस व्यक्ति के बारे में पता होगा तो ये होता है स्वर्गादप, यानी स्वर्ग से भी बढ़कर जन्मभूमि को माना गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अशुद्ध वाक्यम वर्तते। रामेण रावणम अलम वर्तते, राम विश्वामित्र नमस्करोति, राम चित्रकूट उपविशति, राम लंक्या निकषा। तो आपको इसमें देखना है अशुद्ध कौन सा है। तो पहला ही ऑप्शन इसमें अशुद्ध हो जाएगा, रामः रावणेन अलम वर्तते। ठीक है, क्योंकि अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, बालक गेंद से खेलता है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। आपके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ लेना इसको। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 यानी बालकः कंदुकेन क्रीडन्ति। बहुत सारे बालक क्या करते हैं, गेंद से खेलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कि माहेश्वर सूत्राणाम अंतिम वर्ण से संज्ञा भवति। इत संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा, गुण संज्ञा या फिर वृद्धि संज्ञा। तो वो होती है इत संज्ञा। माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम वर्ण होता है उसकी जो संज्ञा होती है वो इत संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कि 82 करते संघ संख्या पदम वर्तते। इसमें आपको 82 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं ये बताना है। द्वैशीत, द्विशीति, द्वाशीत या फिर अशीति द्वयम। तो इसको लिखते हैं अपन द्वयशीत, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, कि एकस्य पाठ्यक्रमस्य अध्यापनम अनेके अध्यापका कुर्वन्ति इति चिंतन वर्तते। यानी एक पाठ को बहुत सारे अध्यापक मिलकर पढ़ाते हैं, इसको क्या कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण, समूह शिक्षण, ह्यूरिस्टिक शिक्षण विधि या फिर परियोजना विधि। तो इसको कहा जाता है सूक्ष्म समूह शिक्षण, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कि वी के आर वी राव समिति अनेन संबंध वर्तते। वी के जो आर समिति है उसका संबंध किससे है। परीक्षा मूल्यांकन, श्रव्य दृश्य साधनम, पाठ सहगामी क्रिया या उपचारात्मक शिक्षण। तो इसका जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर 1 यानी परीक्षा मूल्यांकन है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठशाला विधि विषय असत्य कथनम वर्तते। जो पाठशाला विधि होती है उसके लिए असत्य कथन कौन सा है। मानसिक अनुशासन, गुरु शिष्य पूर्ण संवाद, प्रशिक्षण स्थानांतरण या फिर पठन लेखन एवं विकास। ठीक है, तो इसमें असत्य जो कथन है वो है ऑप्शन नंबर 4 पठन लेखन और विकास। इसका विकास नहीं किया जाता है पाठशाला विधि के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निगमन विधि प्रथम सोपान वर्तते। निगमन विधि का प्रथम सोपान है उदाहरण प्रस्तावना, नियम बोधनम, सत्यापनम या फिर निरीक्षणम। तो जो प्रथम सोपान है वो है नियम बोधनम, यानी सबसे पहले नियम बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकरण पाठ योजनायाम सर्वाधिक समय अस्मिन् सोपानम भवति। जो व्याकरण की पाठ योजना होती है उसमें सर्वाधिक समय किस सोपान पर दिया जाता है। प्रस्तुतिकरणम, सामान्यीकरणम, पुनरावृत्ति या फिर नियमीकरणम। तो सबसे ज़्यादा जो समय दिया जाता है वो दिया जाता है प्रस्तुतिकरण पर, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, पद्य शिक्षण से विधि नास्ति। पद्य शिक्षण की विधि नहीं है। गीत नाट्य विधि, भाष्य विधि,
टीका विधि या फिर निगमन विधि। तो जो पद्य की विधि नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी निगमन विधि, ये गद्य की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि अस्मिन् विधौ नाटक सर्वेपि पात्रा अभिनय अध्यापकेन अभिनीता भवति, यानी जो जिस विधि में नाटक के सभी पात्रों को अध्यापक के द्वारा ही बताया जाता है, ऐसी कौन सी विधि है? आपके लिए ऑप्शन है आदर्श नाट्य विधि, समवाय विधि, व्याख्या विधि या फिर कक्षा अभिनय विधि। तो ये जो विधि है वो है आदर्श नाट्य विधि, जिसमें सभी पात्रों का अभिनय केवल टीचर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साक्षात अनुवाद भवति अस्मिन् शिक्षण, साक्षात अनुवाद किस शिक्षण में किया जाता है? नाटक, गद्य, पद्य या फिर अनुवाद। तो ये जो शिक्षण किया जाता है वो किया जाता है अनुवाद शिक्षण में। साक्षात अनुवाद, इसको मक्षिका अनुवाद भी कहा जाता है, जैसा होता है उसी के अनुसार उसका अनुवाद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक कौशल वर्तते, प्राथमिक कौशल कौन सा है? श्रवणम, भाषणम, पठनम या फिर लेखनम। तो आपको पता होगा LSRW से लिसन यानी सुनना ही प्राथमिक कौशल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि पठन कौशल से प्रथम विधि वर्तते, पठन कौशल की प्रथम विधि है वर्णबोध विधि, पद विधि, वाक्य विधि या फिर कथा विधि। तो पठन कौशल की जो प्रथम विधि है वो है वर्णबोध विधि, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है देखिए कि विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नासंति, जो विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं किसमें होते हैं? प्रस्तावना प्रश्नों में, अन्वेषण प्रधान प्रश्नों में, प्रश्न उत्तर कौशल प्रश्नों में या फिर प्रवाह कौशल प्रश्नों में। तो विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं वो होते हैं प्रश्नोत्तर कौशल प्रश्नों में, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मूल्यांकन से गुण नास्ति, मूल्यांकन का गुण नहीं है अध्यापक केंद्र, अनवरत प्रक्रिया, विश्वसनीयता या फिर न्याय संगत। तो मूल्यांकन का जो गुण नहीं है वो है अध्यापक केंद्रित, मूल्यांकन कभी भी अध्यापक केंद्रित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 28 शिक्षणार्थम आवश्यकम वर्तते, शिक्षण के लिए आवश्यक है श्यामपट्ट, पाठ्यपुस्तक, छात्र या फिर सर्वे। तो शिक्षण के लिए सभी चीज़ें आवश्यक हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य मेलनम वर्तते, असत्य मेलन है समर्पण मूल प्रोफेसर वेस्ट, प्रत्यक्ष विधि प्रोफेसर वोकिल, व्याकरण अनुवाद विधि भंडारकर या फिर क्रीड़ा विधि प्रोफेसर बेस्ट। तो असत्य आपको देखना है, तो क्रीड़ा विधि है वो प्रोफेसर बेस्ट की नहीं है। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है अपना कि सत्यावधि हरिश्चंद्र पदस्य काठिन्य निवारण, यानी आपको सत्यवधि हरिश्चंद्र के बारे में बताना है और इसका काठिन्य निवारण करना है। तो किस प्रकार करेंगे? प्रत्यक्ष प्रदर्शन, परिभाषाया, पर्यायन या फिर कथा विधि। तो इसका जो आप काठिन्य निवारण करेंगे वो कथा विधि के माध्यम से, यानी हरिश्चंद्र के बारे में कथा बताएंगे, कहानी बता के और बच्चों को उसका काठिन्य निवारण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 91 है जो आपके पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, पहला ये कि निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए, यानी असत्य कथन चूज करना है इन चारों में से। परिवार में पति पत्नी व उनके बच्चे शामिल होते हैं, तो ये बात तो सही है। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है, ये भी बात सही है। परिवार में रक्त संबंधों का होना अनिवार्य है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट। क्यों? क्योंकि परिवार में रक्त संबंधों का होना अनिवार्य नहीं, यानी मान लीजिए किसी का O+ है तो सभी का O+ हो ये ज़रूरी नहीं है, किसी का हो सकता है रक्त समूह A हो, ठीक है, किसी का हो सकता है B+ हो या B हो केवल, तो ये विभिन्नताएं पाई जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते ये वो परिवार का सदस्य नहीं होगा। तो रक्त समूह में विभिन्नताएं पाई जा सकती हैं, तो वो भी एक परिवार का सदस्य हो सकता है। जबकि ये कह रहा है कि अनिवार्य है, यानी सभी का एक जैसा ब्लड ग्रुप होना चाहिए, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर C पे, राइट आंसर यही हो जाएगा। बाकी 4 नंबर ऑप्शन देखा जाए, ये लिख रही है पारिवारिक सदस्यों के साथ परिवार सदस्यों के बाद जो आपके सर्वाधिक निकट पड़ोसी होते हैं वो भी ये स्टेटमेंट प्लस में हो जाएगा, यानी ये सही है अपने आप में। ठीक है, तो हमें तो केवल असत्य चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है कि राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, जैसे कि बैसाख शुद्ध
तृतीया को, वैशाख शुक्ल तृतीया को, या अश्विन शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, या देवउठनी एकादशी को। तो राजस्थान में सर्वाधिक शादियाँ होती है, कह सकते हैं बाल विवाह की अकॉर्डिंग पूछा है तो ये वैशाख शुक्ल तृतीया को मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन 93 है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। पहला ऑप्शन था जो गुरुपाद स्वामी समिति की सिफारिश पर बाल श्रम है जो निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में लाया गया, तो ये बात तो सही है। संविधान का अनुच्छेद 23 जो 23 है वो बाल श्रम निषेध करता है, यानी उस पर बल देता है, तो ये भी बात सही है। विश्व बाल श्रम निषेध 12 जुलाई को मनाया जाता है, और लास्ट ऑफ द राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 16 सितंबर 1994 में की गई। ठीक है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी में। ये 12 जुलाई को नहीं मनाया जाता है, यानी विश्व बाल श्रम निषेध है वो 12 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 94 है, कौन सा युग असुमेलित है। ठीक है, ये वस्त्र हैं और ये राज्य हैं, तो इनमें जो मिलान नहीं है, असुमेलित है, वो बताना है। जैसे गोचा लद्दाख से है, कसावा जम्मू कश्मीर से, पानो बाजू गोवा से है, और ये है रिगनोई, ये मिजोरम। तो ये रिगनोई वाला है, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए, यानी जो गलत है वो चूज करना है। इंची टेप पर 1 इंच से 60 तक चिन्ह लगे होते हैं, तो ये बात सही है। सिलाई के 5 चरण होते हैं, ये भी बात सही है। सिलाई मशीन का सर्वप्रथम आविष्कार फ्रांस में किया गया था, ये भी सही है। टेरिकोट व सिंथेटिक वस्त्र शीत ऋतुओं में उपयुक्त होते हैं, ये कहना गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि निम्नलिखित में से कौन से समूह में सभी संश्लेषित रेशे हैं, यानी सिंथेटिक हैं। जैसे कपास, रेयन, ऊन, रेशम, ऊन, टेफ्लॉन, नायलॉन, टेरिलिन, रेयान, या पीवीसी, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, पॉलीथिन या बैकेलाइट। तो हम जाएंगे इसमें से ऑप्शन नंबर सी पर। ठीक है, नायलॉन, टेरिलिन और रेयन है वो आपके सभी संश्लेषित रेशे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला 97 नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। 97 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राज्य में ऊंट प्रजनन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान द्वारा, या केंद्रीय पशुपालन विभाग द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिलों जो उद्योग केंद्र हैं वो उपकेंद्र कार्य कर रहे हैं। किसके लिए, जो उद्यमी हैं ना उनके निवेश के लिए, तो वो कर रहे हैं आपके 36 तो जिला उद्योग केंद्र है और 8 उपकेंद्र है। ठीक है, फैक्चर के तौर पर याद रखना, ये परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, जो अभी मैंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट है कि नापतोल मानक संबंधी अधिनियम कब आया था। ये आपका नापतोल अधिनियम आया था, ये मानक माना जाता है वो 1976 के अकॉर्डिंग ही माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, भूमि विकास यानी भूमि विकास बैंक किसानों को जो ऋण उपलब्ध करवाता है, तो वो कम अवधि के लिए, मध्यम अवधि के लिए, दीर्घ अवधि के लिए, केवल भूमि सुधार के लिए। तो हम कहेंगे ये दीर्घ अवधि के लिए कराती है, यानी भूमि विकास बैंक से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, हरित पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, तो वो 24 अप्रैल 2019 को की गई थी। ठीक है, तो फैक्ट के तौर पे याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से 2 है, ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को बताइए। दिसंबर 2020 में प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 2147 थी, ये बात तो सही है। शुद्ध के लिए शुद्ध अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2020 को से हुई है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखते हैं। जैसे प्रदेश में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 19,639 है, और राज्य में जो डाकघरों की संख्या वो 10,307 है, तो ये भी कह सकते हैं हमारा तो असत कथन बताना, तो बी नंबर हो जाएगा, बाकी सभी सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, मैंग्रोव वनों की प्रधानता किस प्रकार के आवासों में पाई जाती है। यानी जो मैंग्रोव वन है, जैसे तटवर्ती आवास, पहाड़ी आवास, मरुस्थलीय आवास, ध्रुवीय आवास, यानी जो दलदली स्थान होते हैं ना वहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जो पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पर
कह सकते हैं दलदल ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं वो एक मैंग्रोव वनस्पति के लिए उपयुक्त स्थान है। ठीक है, तो वो उन्हें तटवर्ती आवास भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है कि राजस्थान कौशल पोर्टल का लोकार्पण कब किया गया था, यानी उनका कब बनाया गया था। ठीक है, तो ये 5 जून 2020 को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है कौन सा युग असुमेलित है। ठीक है, ये जिला है, ये उपनाम है, और देख लेते हैं कौन कौन से दे रखे हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये है जैसे उदयपुर को हम कहते हैं राजस्थान का कश्मीर, सिरोही को कहते हैं राजस्थान का बरखियोस। ठीक है, जयपुर को कहते हैं पूर्व का पेरिस, और झुंझुनू को कहते हैं हवेलियों का शहर। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी पे। यही कह सकते हैं उपनाम नहीं है किसका, झुंझुनू का, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि नारायणी माता का मेला लगता है कब लगता है, चैत्र शुक्ल दशमी को, चैत्र पूर्णिमा को, वैशाख शुक्ल एकादमी को, या वैशाख पूर्णिमा को। तो ये लगता है वैशाख शुक्ल एकादमी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 है असत्य कथन को चुनिए, नेवलों की पूजा नेवलाष्टमी के दिन की जाती है। तो ये गलत है जाएगा। ठीक है, तो बाकी सभी सही है, यानी जैसे वर्ष प्रतिपदा चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है, ये बात सही है। जैसे धींगा गणगौर का प्रारंभ मेवाड़ के महाराजा जय राज सिंह ने करवाया था। ठीक है, गुड़ला का त्यौहार चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। तो ये तो सभी सही है, जो गलत था ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि असुमेलित युग में, जैसे आनंद सागर झील है, ये आपके बांसवाड़ा से संबंधित है। ठीक है, जो पूर्व में स्थित है आवासवाड़ा के। तो ये डूंगरपुर नहीं होगा, यहाँ पे बांसवाड़ा होगा, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी जैसे शारदा देवी ये प्लानी में है, द्वारकाधीश मंदिर काकरोली में है, जो टोरडी सागर है वो टोंक में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका जो 109 नंबर के उभरी हुई थोड़ी थोड़ी, ठीक है, नेत्रों की खंचनाकृति बनावट, धनुषाकार भौहें यानी धनुषाकार भौहें होती हैं, गुलाबी अदाएं, सुरम्य सरोवरों का अंकन किस चित्र शैली की एक विशेषता है, जैसे अलवर शैली, बीकानेरी, किशनगढ़ शैली, या नाथद्वार शैली। तो ये किशनगढ़ शैली से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में असत कथन कौन सा है। ठीक है, पहला था वह 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, और क्या ऑप्शन दे रखे हैं। सेकंड ऑप्शन है संसद सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, अनुच्छेद 56 के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर पद से हटाया जा सकता है। हमें पूछा था कि राष्ट्रपति के बारे में असत्य कथन, तो यही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन है, यानी संसद सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है, ये असत्य है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, यानी 111, गेहूं के बीदण का प्रयोग दावों के लिए कहाँ होता है, जैसे बगरू में, सवाई माधोपुर में, अकोला में, बाड़मेर में। तो ये आपके बगरू में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 112 कि राजस्थान के किस गढ़ को धारगढ़ के नाम से जाना जाता है, यानी धारगढ़ के नाम से जाना जाता है, जैसे मांडलगढ़, बीक बीकमपुरगढ़, और चौमुहागढ़, और चित्तौड़गढ़। ठीक है, जो आपका चौमुहागढ़ है इसे ही कहा जाता है धारगढ़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 113 नंबर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं वो टीचिंग मेथड के वो बताने हैं। ठीक है, यानी एनवायरनमेंट संबंधित, जैसे बालकों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश संबंध पहचानने और उसे समझने, यानी समझने से हेतु प्रशिक्षित करना होता है। ठीक है, दूसरा है पर्यावरण विषय पर यानी अवेयरनेस फैलाना, यानी जागरूकता लाना, बच्चे के सामाजिक जो प्रत्यय हो के प्रति उत्सुक बनाने की संज्ञानात्मक क्षमताएं उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है, यानी हम कहेंगे ये सभी सही है। यदि बालकों के प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश के संबंध को पहचानने और समझने से संबंधित प्रशिक्षित करना, ये सही था। पर्यावरणीय विषय में जागरूकता लाना, ये भी सही था। और जो सामाजिक प्रत्ययों के प्रति उत्सुक बनाना, ये भी एक सही पॉइंट था, यानी एसीएफ 2005 की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर टी करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 114 नंबर, पर्यावरण का अजैविक कारक नहीं है।
हमें केवल बताना है अजैविक कारक। ठीक है, देखो अजैविक कारक नहीं है, यानी वो जैविक कारक होगा तो वो आपका सूक्ष्म जीव है, यानी सूक्ष्म जीव एक जैविक कारक में आएगा। ठीक है, जैसे खनिज है, वायु है, गैस है, ये आपके अजैविक कारक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित किया जाता है, जैसे परिवार एवं मित्र को। ठीक है, और भी ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे और भी ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे आश्रय स्थल, जल संरक्षण, ये कूट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा है, तो हम लास्ट में जाएंगे। यानी हमने देखा परिवार, जैसे कि परिवार था, आश्रय स्थल और जल संरक्षण, ये तीनों आ जाएंगे इसी के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 116 कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मनोवैज्ञानिक का संबंध अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित है, जैसे थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलर, स्किनर। तो कोहलर से संबंधित होगा, यानी इन्हें इनसाइट थ्योरी भी बोल देते हैं। किसको? अंतर्दृष्टि को, इनसाइट थ्योरी। तो ये संबंधित होती है अंतर्दृष्टि सिद्धांत से, यानी कह सकते हैं गेस्टल्ट वाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि ये कह रहा है कि किस विधि में बच्चे भयमुक्त रोचक वातावरण में पर्यावरणीय ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं, जैसे खेल विधि, डाल्टन विधि, या जैसे डाल्टन भी बोल देते हैं, प्रयोगशाला विधि या व्याख्यान विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल विधि। यानी यही पूछा था, बच्चा जो है भयमुक्त और रोचक वातावरण के साथ पर्यावरणीय ज्ञान का अर्जन कर सकता है, तो वो आपके खेल विधि के माध्यम से कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 118, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम सिद्धांतों से संबंधित सही युग कौन सा है, यानी ये आपका एक क्वार्टर है और इनके आधार पर ये 4 दे रखे हैं, 4 स्टेटमेंट है, इनके कूट लास्ट में दे रखे हैं, वो बताने ये कौन कौन से कूट सही है। ठीक है, जैसे अन्य पठनीय विषयों के साथ सहसंबंध, बिल्कुल सही बात है, कोरिलेट करके पढ़ाना चाहिए। शिक्षण का नियोजन सिद्धांत, यानी नियम बनाकर ही जो भी सिद्धांत है उनको शिक्षण करना चाहिए। क्रिया का सिद्धांत, यानी जो एक्टिविटी आधारित जो भी सिद्धांत था उन्हें फॉलो करना चाहिए। उपयोगिता का सिद्धांत, जो उपयोगी है उनको फॉलो करना चाहिए। वैसे देखा जाए सभी पॉजिटिव बात कही गई है, तो हम तो सभी पे जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ये तो नहीं होगा इनमें से, तो और भी देख लेते हैं कोई ऑप्शन। तो जैसा देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर डी है, इसमें सभी पॉइंट्स आ गए हैं। लेवल सॉरी आपका कतर 1, यानी कूट नंबर 1, 2, 3, 4 ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, आगमन विधि की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है, यह विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होती है। यह विधि नियम की खोज करती है और खोज प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है। और सी नंबर ऑप्शन है, यह तार्किक सोच को विकसित करती है और यह विद्यार्थी केंद्रित होती है। तो हम ऑप्शन नंबर ए पे ही जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि ये सामान्य से विशिष्ट नहीं होती, विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है, या उदाहरण से नियम की ओर होती है। ये क्या कहते हैं, आगमन विधि की एक विशेषता है और इसी के अकॉर्डिंग चलती है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये असत्य है, यानी विशेषता नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 120। ये कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन मनुष्य तथा उसके अपने सामाजिक एवं भौतिक वातावरण से अंतःक्रिया का अध्ययन है। यह किसके द्वारा बताया गया है, जैसे माइक के लिज के द्वारा, वेस्ले MP मुफात के द्वारा, या महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये बताया गया है माइक की लिज के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है देखिए, यह है 81 से 100 तक के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए 81 से 100 के बीच में अपन को सभी अभाज्य संख्या निकालनी है, तो आप इनको देख सकते हैं कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आएंगी। देखिए 83 आएगी, 89 आएगी और 97 आएगी। जब इन सभी का आप योग कर देंगे तो ये 269 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है अपना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय मुद्रा के अंतर्गत कितने रुपए के नोट पर वित्त सचिव यानी भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये जो नोट होता है वो होता है 1 रुपये का, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से उचित भिन्न है। देखिए उचित भिन्न वो होती है जिसका जो अंश होता है वो छोटा होता है हर से, ठीक है, वही उचित भिन्न होती है। तो देखिए ये सिर्फ पहले ऑप्शन में है, यानी 2 छोटा है 3 से, तो यही उचित भिन्न हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 95,
27 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। देखिए 27 के आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो देखिए 27 लिख लिया। इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और फिर 3 का भाग देंगे, यानी ये अपना आ गया 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 27 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 96, 0.75, 0.32 और 0.60 का लसा ज्ञात करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले अपन इन सभी संख्याओं को लिख लें और जितने के बाद पॉइंट है उतने नीचे 0 लिख लें, ठीक है। ऐसे ही 32 के नीचे 2 0, ऐसे ही 60 के नीचे 2 0। अब वो हमसे पूछ रहा है एलसीएम। एलसीएम पूछ रहा है, इसका मतलब जो ऊपर वाली संख्या हैं उनका तो निकालना है हमको एलसीएम, और जो नीचे वाला जो हर है उनका अपन को एचसीएफ निकालना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखें कि ऊपर वालों का वो चीज़ निकाली जाती है जो अपन को ज्ञात करनी है, और नीचे वालों की वो चीज़ निकाली जाती है जो अपन को ज्ञात नहीं करनी। यानी अगर एलसीएम पूछ रहा है तो अंशों का एलसीएम निकालना है और हरों का एचसीएफ निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अपन देखेंगे कि 75, 32 और 6 इन सभी का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 2400, और नीचे तो 100 सब में आ रहा है, तो 100 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब इसको लिख देंगे तो लस क्या हो जाएगा, यानी 2400, नीचे 100 लिख दिया जो कि एचसीएफ आया है, इससे ये कट गया तो ये आ गया 24, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 97, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का मसप 8 है, उनके लसप 320 है, तो वे संख्या क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादातर आप ऑप्शन से करें तो सबसे बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि वैसे आप करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आप ऑप्शन देखते रहिए इसमें। देखिए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आपको पता हो तो मसप वो संख्या होती है जिसका जो संख्या दी गई होती है ना उसमें प्रत्येक में भाग चला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या अपन को 6 दी गई है और अपन को 16 दी गई है, तो इनका जो मसप आएगा वो ऐसा आएगा कि उस मसा का भाग इसमें भी जाएगा और उसमें भी इसमें भी जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मसप यानी जो 8 आया है अपना, उसका भाग जो दी गई संख्या है उनमें जाना चाहिए। तो देखिए 36 में अगर आप 8 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 38 में नहीं जाएगा, इस 38 में भी नहीं जाएगा, तो 40 में चला जाएगा, ठीक है, और 64 में भी चला जाएगा। तो यहीं से अपन को पता चल गया कि ऑप्शन नंबर अपना 3 आंसर होगा। यानी मसप वह छोटी से छोटी संख्या होती है। देखिए मसप वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग प्रत्येक संख्या में चला जाता है, ठीक है, जिनका वो मसप होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। विधि से काफ़ी लंबा पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 98। देखिए 40 आदमी 5 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करते हैं, तो बताओ 50 आदमी 4 घंटे कार्य करके उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। अगर आपको पता हो तो M1 D1 H1 बराबर होता है M2 D2 H2, ये MDH फॉर्मूला होता है इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने का। तो देखिए 40 आदमी हैं, ठीक है, 5 घंटे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और 10 दिनों तक कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपन देखते हैं 50 आदमी हैं, 4 घंटे कार्य कर रहे हैं और दिन अपन को निकालने हैं। तो इनसे आप इन सभी को काट दीजिए। यहाँ पे जो अपना डी आ जाएगा वो आ जाएगा 10 दिन, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं और 6 दिन कार्य करने के बाद 4 पुरुष कार्य पर और लगा दिए जाते हैं, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। वही MDH का फॉर्मूला है। देखिए 8 पुरुष थे, 12 दिन कार्य किया, ठीक है, दूसरी तरफ 6 दिन कार्य किया, कितने पुरुषों ने, 8 पुरुषों ने,
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 12 पुरुष, देखिए 8 पुरुष थे पहले, ठीक है, 12 दिन कार्य किया। दूसरी तरफ अब देखते हैं कि 6 दिन कार्य किया, कितने पुरुषों ने, 8 ने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अब 12 यानी 4 और आ गए, तो पहले 8 थे, 4 और मिलके 12 हो गए, ठीक है। इन्होंने कितने दिनों तक कार्य किया, ठीक है। ये अपना एक इक्वेशन बन गया MDH से। देखिए 8 पुरुष थे, 12 दिन कार्य किया, 6 पुरुषों ने 6 दिन कार्य किया, 8 पुरुषों ने। उसके बाद कितने पुरुष आए, देखिए 4 आए, तो 8 और 4 कितने हो गए, 12। उन्होंने कितने दिनों तक कार्य किया, तो ये हो गया D। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसको काट भी सकते हैं अपन किसी तरीके से। यहाँ पे अपन डायरेक्ट देख लेते हैं, D बराबर अपना आ जाएगा 4 दिन, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, MDH लगाना है और कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का LCM निकालना है अपन को। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को करने में अपन देखते हैं, सबसे पहले आप देखिए कि अगर भाग दे के काम चल जाए तो ठीक है, नहीं तो ट्रिक भी इसकी होती है। तो अपन देखेंगे इस तरीके से, यानी भिन्न है तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालना है, LCM, और नीचे वाली संख्याओं का HCF। तो देखिए 1, 2, 5 और 4 का जो LCM आ जाएगा वो आ जाएगा 20, 3, 9, 6, 27 का HCF आ जाएगा अपना 3। तो जो LCM इसका निकलेगा वो निकलेगा 20/3, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऊपर वाली संख्याओं का निकालना है LCM और नीचे वाली संख्याओं का निकालना है HCF, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कि 10 छात्रों का औसत 20 है, 5 नए छात्र के आने से उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ 5 नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है। तो देखिए उनको दिया है कि देखिए 10 छात्र हैं, औसत आयु 20 है, तो टोटल कितना हुआ, तो ये हो गया 200। अब 5 नए छात्र आ गए, तो पहले कितने छात्र थे, 10, तो अब कितने हो गए, 15। औसत आयु कितनी बढ़ गई, 1, यानी पहले 20 थी तो अब कितनी हो गई, 21। अब टोटल कितना हो गया, अब हो गया 315। अगर 315 में से अपन 200 घटा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 से 15, जो कि जो 5 नए छात्र हैं ना उनकी आयु का योग है। तो अगर उनकी आयु का योग है तो औसत कितना होगा, औसत होता है राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, यानी टोटल आयु बट्टे उनकी संख्या। तो विद्यार्थी कितने हैं, 5, इसका इसमें भाग दें तो ये आ जाएगा 23 साल, यानी जो औसत, देखिए जो 5 नए विद्यार्थियों की औसत आयु है वो है 23 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 2, 11 परीक्षणों का औसत 60 है, प्रथम 5 परीक्षणों का औसत 58 है, अंतिम 5 का 56 है, तो छठवां परीक्षण क्या होगा। देखिए 11 परीक्षणों का 60 है तो कितना हो गया, 660, 5 का 58 है, 5 का 58 है तो ये कितना हो गया, 290, और शेष 5 का कितना है, 56 है, तो ये कितना हो गया, 280। अब देख लीजिए यहाँ से आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए 290 और 280, 200, अब देखिए 2 से 90 और 280 दोनों को जोड़ के हो गया 570, ठीक है। इसको घटा देंगे अपन 660 में से, तो ये बच जाएगा 500, सॉरी ये बच जाएगा आपका 90, ठीक है। तो आपको वही पूछ रहा है संख्या कौन सी है, तो वो संख्या कौन सी है, छठवां परीक्षण कौन सा है, वो है 90, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक स्थान पर केवल 800 ग्राम तौलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अब देखिए आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, कितना है अपना 1000 ग्राम, यानी आप देख मान लीजिए कि 1 ग्राम बराबर 1 रुपया, ठीक है, ये मान के चलिए। तो देखिए 1 ग्राम के स्थान पर इतने ग्राम तौलता है, यानी 1000 ग्राम के स्थान पर वह तौलता है 800 ग्राम, अंतर कितना हो गया, 200। अब देखिए ये जो बेच रहा है वो
उसके लिए क्रय मूल्य कौन सा होगा, ये 1000, क्योंकि 1000 के स्थान पर यानी ये जो एक ग्राहक खरीदने वाला है उसके लिए तो यही क्रय मूल्य हुआ ना, तो इसलिए ये हो गया उसके लिए एक क्रय मूल्य की तरह कार्य करेगा। तो देखिए 200 रुपये यानी दोनों का अंतर कितने पर, 1000 पर, गुणा 100 प्रतिशत के लिए, इससे 2 जीरो से 2 जीरो कर लेंगे, इस जीरो से ये कट गया तो ये आएगा 20%, यानी उसको लाभ होगा वो होगा 20%, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 चल देखते हैं। देखिए कि एक व्यक्ति 20 सेब 100 रुपये में बेचता है और 20% लाभ प्राप्त करता है, तो बताइए कि उसने 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन से करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो थोड़ा लंबा खींचेगा क्वेश्चन। अब देखिए मान के चलिए पहला ऑप्शन उठाइए, मान लिए कि उसने कितने सेब खरीदे, 20 सेब खरीदे, ठीक है। अब उसको 20% लाभ हुआ है, तो लाभ जो हुआ है वो क्रय मूल्य पे ही तो होगा। अगर 20 पे अगर 20% का लाभ हो जाएगा तो देखिए ऑप्शन नंबर फोर्थ से चलते हैं। देखिए फर्स्ट से चलेंगे तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड करना पड़ेगा, तो आंसर फोर्थ है, तो फोर्थ से चलते हैं। देखिए मान लीजिए कि उसने कितने सेब खरीदे, 25, ठीक है, 25 सेब खरीदे, ठीक है। तो स्टार्टिंग उसके पास कितने सेब थे, 20 थे, दोनों का अंतर कितना हो गया, 5, कितने पे, तो ये हो जाएगा 25 पे। 25 पे अगर 5 है तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, और जब 100 का गुणा करें तो ये 20% आ जाएगा। इसका मतलब अपने जो ऑप्शन उठाया है वो सही है, क्योंकि उसको जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 20%, ठीक है। देखिए कितने सेब खरीदे, मान लीजिए अपन ने कि वो 25 खरीदे, ठीक है, 25 खरीदता है, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। देखिए कोई राशि है, तिगुनी करनी है तो 1 का कितना हो गया, 3, अंतर कितना हो गया, 2। अब ये 2 क्या है, ये जो अंतर है वो है ब्याज, ठीक है। अगर ये ब्याज है तो अब लगा देंगे PTR/100, तो ब्याज बराबर क्या होता है, P यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय/100। तो मान लीजिए मूलधन कितना है, 1, दर कितनी है, 10, टाइम अपन को निकालना है /100। इसे यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये T बराबर आ जाएगा 20, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि एक आयताकार मैदान की लंबाई इतनी है, विकर्ण का माप इतना है, तो बताओ मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए मान लीजिए लंबाई तो ये दे रखी है उसने और डायगोनल उसने ये दे रखा है, तो क्षेत्रफल के लिए अपन क्या करेंगे, क्षेत्रफल के लिए अपन करेंगे L × V, ठीक है। L × V करेंगे, अपन को पता है कि ये कोई आयत है जिसमें अगर ये वाला विकर्ण है जो कि उसने 100 दे रखा है, ठीक है, लंबाई ये 80 दे रखी है। इस त्रिभुज में ये एक समकोण त्रिभुज होगा, तो इस समकोण त्रिभुज में अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लगा देंगे। तो देखिए 100 का स्क्वायर बराबर 80 का स्क्वायर प्लस ये जो लंबाई है मान लीजिए b है तो b का स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे अपना b बराबर आ जाएगा 60, ठीक है। अब b बराबर आ गया 60, l बराबर दे रखा है 80 और b बराबर आ गया 60, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 80 गुणा 60, यानी ये हो गया 4800। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा 4800। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि एक वर्ग का विकर्ण दूसरे विकर्ण का दोगुना है, तो इन वर्गों के क्षेत्रफलों के मध्य क्या अनुपात होगा। अब देखिए एक वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगुना है। देखिए मान लीजिए, देखिए पहले का विकर्ण मान लीजिए D1 है, दूसरे का है D2, ठीक है। वो कह रहा है कि पहले का दुगुना है दूसरे से, अगर इसका 2 होगा तभी तो इसका 1 होगा। और आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं कि वर्ग के क्षेत्रफल होता है वो विकर्ण का स्क्वायर भी होता है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर ये होता है। तो 1/2 विकर्ण का स्क्वायर फॉर्मूला इसमें लगा देंगे तो देखिए विकर्ण कितने दिए हैं, 2:1, ठीक है।
तो 1/2 विकर्ण का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 अनुपात 1/2 गुणा यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। इससे तो ये कट ही गया, ये 4 अनुपात 1 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिमिति बराबर है तो वृत्त के क्षेत्रफल व वर्ग के क्षेत्रफल के मध्य अनुपात क्या होगा। अब देखिए परिमिति बराबर है तो यानी इसका मतलब है कि 2πr बराबर 4 है। यहाँ से अपन r निकाल लेंगे, r कितना आ गया 2a/π। ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोनों के क्षेत्रफल लगा देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल πr² बट्टे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर बराबर पाई की जगह पे पाई। अभी r अपन ने निकाला है 2a/π, तो 2a/π 2 बार लिख देंगे 2a/π और नीचे a²। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे a इससे कट गई, 2a यहाँ से कट गई। ठीक है, ये इस पाई से ये पाई कट गई तो यहाँ पे बचा, देखिए क्या बचा अपना, यहाँ पे बचा 7/22। ठीक है, इसको अनुपात में लिख देंगे अपन तो 7/22, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 109 कि 10 और 5 विमाओं वाले कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़। देखिए ये है घनाभ, घनाभ में जो लंबी छड़ होती है वो होता है विकर्ण, और विकर्ण का फॉर्मूला होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले में रख देंगे इनको। देखिए 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 100, ये हो गया 100 और ये हो गया 25। सभी को जोड़ देंगे आपस में तो ये हो गया 225 और 225 का रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो गया। अब 1 से 40 के कोण को रेडियन में चेंज करना है। देखिए अगर कोई कोण रेडियन में चेंज करते हैं तो अपन π/180 का गुणा करते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो क्या करेंगे 140 गुणा π/180, 0 से 0 कट गया, 2 से काट देते हैं, ये 7 बार ये 9 बार, तो आंसर कितना आएगा 7π/9, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 11 कि गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार है एवं कुंजी है, ये परिभाषा किसने दी थी। तो ये परिभाषा देने वाले थे रोजनबैंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार है, यह कथन गणित की किस प्रकृति को इंगित करता है। तो ये करता है अपना तार्किक प्रकृति को। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 से 13 रेखागणित का संबंध किससे है। संख्याओं से, प्रसार एवं विस्तार से, प्रतीक चिन्हों से एवं अंकों से। तो रेखा गणित का जो संबंध है वो है अपना प्रतीक चिन्हों से, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 कि गणित शिक्षण में अध्ययन किया जाता है संख्याओं का, ग्राफों का, मापन का या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा 4th नंबर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 115 कि हमारे लिए गणित का विशेष महत्व है सौंदर्यात्मक, अनुशासनात्मक, सुनागरिकता एवं चित्रात्मक। तो हमारे लिए जो गणित का विशेष महत्व है वो है अनुशासन, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखागणित की श्रेष्ठ विधि है सूत्र आधारित विधि, खेलकूद विधि, अभ्यास विधि या फिर प्रदर्शन विधि। तो जो रेखागणित की विधि है वो है प्रदर्शन विधि, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बालकों को कम से कम बताया जाए और जितना अधिक हो संभव हो उसको खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, यह कथन किसका है। तो ये कथन देने वाले थे वो थे हर्बर्ट स्पेंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कि निम्न में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखागणित अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है। औपचारिक, अनौपचारिक, 1 या 2 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो अपने रेखागणित प्राइमरी कक्षा उसका अनौपचारिक रेखागणित पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 119 कि एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित द्वारा बढ़ा सकता है।
कैसे बढ़ा सकता है? संकल्पनाओं को स्पष्ट करते हुए, काफ़ी अभ्यास करवाना, शिक्षण के दौरान कक्ष एवं क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, केवल एल्गोरिथम का प्रयोग करके या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षक है वो शिक्षण के दौरान कक्षा कक्ष में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके क्या करवा सकता है? गणित अध्यापक गणना की शक्ति का विकास कर सकता है या बढ़ा सकता है। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं? तो मूल्यांकन के अपने 3 सोपान होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। तीनों सोपान होते हैं वो देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला सोपान होता है वो होता है उद्देश्यों का निर्धारण करना, ठीक है, उद्देश्यों का निर्धारण। सेकंड है अपना अधिगम क्रियाओं का आयोजन, यानी अधिगम क्रियाओं का आयोजन। और तीसरा होता है अपना मूल्यांकन करना। तीसरा होता है अपना मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे अपने 3 सोपान हो जाते हैं मूल्यांकन के। इस प्रकार यहाँ पे अपने 30 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। ऐसे मॉडल पेपर हम डेली डालते रहेंगे मैथ के, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।